नमस्कार मित्रों। अमृत काल के प्रथम स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन हम सबको। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं भारत के शुरू हुए अमृत काल की, और हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने क्या कहा, उसके मायने क्या है, उनकी बात करेंगे आज। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, देशवासियों का स्वप्न सह भारत। ये स्वप्न सह भारत अगर हमें 2047 तक 2047, जबकि हमारे आजादी के 100 साल खत्म होंगे, वहां तक हमें निर्मित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी बात आज नरेंद्र भाई मोदी ने की है। अपने 10वें लाल किले पर से किए गए संभाषण के अंदर उन्होंने जो बातें कही, वो प्रथम दृष्टि से आपको लगेगा ये तो सब बातें होती रही, मगर मैं उनका संदर्भ आपको दिखाऊंगा और ये बताने की और जानने की भी कोशिश करूंगा खुद कि इसके मायने क्या है। उन्होंने कहा, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, तीर चले वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही रीति सही, गति सही मगर राह नहीं, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। इसके मायने जो उन्होंने ये बताया ना, ये बहुत गंभीर है, और उसके लिए हमें सब एक होके बात काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि हम में से दो चार काम करें, बाकी के सोते रहे। नहीं, विकसित भारत का निर्माण जो शुरू हो चुका है, वो तभी होगा जब हम हमारी डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्शन, ये तीनों का सही प्रयोग करेंगे। हम में जो विविधताएं हैं, एकता में विविधता, हमारी जो डेमोग्राफी है, आज हमारे औसतन आयु, हमारे युवा की, हमारे देश की औसतन आयु 30 साल के नीचे है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और शायद उसी की वजह से लोग भारत की बात मानते हैं और समझते हैं कि अगले 50 साल में अगर कोई राष्ट्र विकसित होगा तो वो भारत होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बात तो की, हाँ, 9 सालों के अपने कार्य की, मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार का राक्षस अपना मुंह फैलाए बैठा हुआ है, उसे हमें खत्म करना पड़ेगा। साथ में वंशवाद और तुष्टीकरण की जो नीति हम लोग अपनाते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं 70-75 साल से ये सब जो चलता आ रहा है ना, उसे हम छोड़ देना पड़ेगा। हम जब तक ये नहीं कर पाएंगे, तब तक अपने राष्ट्र को विकसित नहीं कर पाएंगे। मगर जो स्वप्न हमने देखा है सबने साथ मिला के, वो स्वप्न को हमें एक परिवार की तरह पूरा करना पड़ेगा। देखिए, आज उन्होंने अपने संभाषण की शुरुआत जो की ना, वो ऐसा नहीं कहा मेरे 140 करोड़ देशवासियों, नहीं, उन्होंने देशवासियों शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा मेरे 140 करोड़ परिवारजन। देखिए, ये बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने 140 करोड़ लोगों का इंक्लूसिव अप्रोच, देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, वो बात की यहां पर पुष्टि कर दी। और उन्होंने लाल किले पर से जब हम सबको अपने परिवारजन कहा, तो हमारे लिए कोई विकल्प नहीं बचता है कि ये परिवार के लिए हम सब कुछ कर मिटे। दोस्तों, ये बातें समझने की होती है।
और समझने के लिए भारत की खुद की संस्कृति, भारत का युवा, भारत की महिलाएं, इन्होंने ये बातों पर बहुत जोर दिया है। एक तरफ उन्होंने कहा कि अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है, हमारा हमारे देश की औसतन एज 27-30 साल है आज, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक देश के लिए 140 करोड़ लोग होने के बावजूद हमारे पास विकास की असीम संभावनाएं हैं, यह बात उन्होंने कही। एक बात उन्होंने फिर से दोहराई जो संसद में कही थी कि अगले 5 साल में मैं भारत को विश्व की प्रथम 3 इकोनॉमी में लाके रख दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस, जो कि उन्होंने लाल किले पर से भी दोहराया। और सबसे महत्व की बात जो हम करें तो वो ये थी कि ये जो कालखंड है, दिस टाइम पीरियड इज वेरी क्रूशियल फॉर अस। दिस इज द डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी हैव बीन सेइंग। ये गेम चेंजर डिकेड है, और आज जो हम करेंगे तो वो अगले 1000 साल तक भारत को प्रस्थापित करेगा विश्व के पटल के ऊपर। एक के बाद एक जिस हिसाब से घटनाएं होती रही है, किसी ने नहीं सोचा था आज से 2 साल पहले कि भारत एक विश्व मित्र बन के 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन के टीके दे पाएगा, और जो भारत ने किया है वो देख के लोगों की आंखें फट गई हैं। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं ना, पीपल वर फ्लैबरगास्टेड। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि भारत कोरोना की वैक्सीन बनाएगा और उसके ऊपर से अपने 140 करोड़ लोगों के अलावा विश्व भर में जिसने मांगी उन सबको भी देगा। हम विश्व गुरु की बात कर रहे थे, मगर विश्व गुरु बनने से पहले विश्व मित्र बनना पड़ता है, और जो भारत ने बन के दिखाया है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि वी आर ऑन द राइट पाथ, मगर अभी बहुत कुछ करना बाकी है हमारे लिए। हमें यह जानना भी जरूरी है कि हम कहां कहां आज भी अटके पड़े हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि वो जो बाली में गए थे G20 समिट में पिछले साल की, तब लोगों ने उन्हें पूछा कि आपने इंडिया का डिजिटलाइजेशन कैसे किया, ये कैसे हुआ कि जो मुमकिन ही नहीं था 75 करोड़ लोग डिजिटली काम कर सके, अपने फाइनेंशियल व्यवहार कर सके, ऐसी स्थिति 2-4 साल के अंदर आप कैसे लेके आए। तो ये भी भारतीय होने का एक प्रमाण है। और जब हम ये कर सकते हैं तो ये मुमकिन है। हाँ, पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग जिसको कहते हैं हम, वो बात ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, मगर वो बात नहीं है। उन्होंने क्या कहा, मेरे 140 करोड़ परिजन। मोदी है तो मुमकिन है, मगर जब तक आप 140 करोड़ लोग पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये बात समझने की बहुत जरूरी है। साथ में उन्होंने दूसरी एक बात कही, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। देखिए, ये बात तो सही है। 2014 में जब आप लोगों ने इनकी सरकार को बिठाया तो हुआ ऐसा, उन्होंने रिफॉर्म कर दिए, और वो रिफॉर्म सही है, उसको सही ठहराते हुए देश की ब्यूरोक्रेसी ने उस पर परफॉर्म किया, और तब जाके भारत आज ट्रांसफॉर्मेशन की कगार पर जाके खड़ा है। उन्होंने दूसरे 2 एग्जाम्पल दिए महिला की शक्ति का। आज ये बात भी सच है कि हमारे यहां जो वर्कफोर्स है उसमें से 70%, 70% आर स्टिल मेल्स, खाली 17% महिलाएं
मगर ये बात भी उतनी ही सच है कि आज हमारे यहां फाइट फाइटर पायलट्स नहीं, पायलट्स, सिविल एविएशन से जुड़ी हुई पायलट्स में महिला विश्व में सबसे ज्यादा है। ये बात भी इतनी सच है, तो ये मुमकिन है। तो महिलाओं को भी काम करना जरूरी है, ये बात उन्होंने छाती ठोक के कही। नया भारत है जो उन्होंने कहा, नया भारत आज का भारत न रुकता है, न थकता है, न हांफता है, न हारता है। ये मनोस्थिति बना के जब तक हम नहीं चलेंगे, तब तक नए भारत का निर्माण जिस तरह से हम करना चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। देखिए, ये बात तो बड़ी सीधी बात है कि आज हमारी इकोनॉमी भले पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई हो, मगर जब हम पहले दो को देखते हैं ना, तो बहुत छोटे कद की इकोनॉमी है। 3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो भी 140 करोड़ लोगों के देश में। तो स्वाभाविक है कि आज भी गरीबी हमारे यहां अपना सीना तान के खड़ी है। उसको हमें पराजित करना है। कैसे होगा? ये अगले 8 से 10 साल भारत के लिए बहुत महत्व के हैं। कोई कहते हैं 2026-27 में हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, कोई कहते हैं 1 साल ज्यादा लगेगा, कोई कहता है 2030 के अंदर हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। मगर ये स्वप्न साकार होंगे कैसे होंगे और कब होंगे? जब ये बातें होती रहेगी, उसके साथ में अविरत कार्य भी होता रहेगा, तब होगी। और इसमें उन्होंने कहा, देखो ये तो अंडरस्टूड था कि विपक्षों के ऊपर वो टूटेंगे, जमकर बरसेंगे, मगर वैसा कुछ नहीं किया उन्होंने। ये एक मैच्योर स्टेट्समैन की निशानी है, एक मैच्योर पॉलिटिशियन की निशानी है। उन्होंने 3 शब्द दिए: भ्रष्टाचार का राक्षस, परिवारवाद और तुष्टीकरण। इसमें सब आ जाता है। इशारा किसकी तरफ था हम सब जानते हैं। लोगों को ये तय करना है, और वो भी वो सीधा ठोक के कह रहे हैं, अगले साल का भाषण भी मैं ही लाल किले पर आकर करूंगा। मतलब उनको उतना कॉन्फिडेंस है कि 2024 का चुनाव भी उनके ये 140 करोड़ परिजन उन्हें जिता के फिर से देश की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए चुनकर वहां भेजेंगे। अभी देखिए, उन्होंने जो बातें कही आज, कहीं ना कहीं मुझे तो यह याद आता है कि जब उन्होंने थोड़े सालों पहले लाल किले पर से सफाई की एक जुम्बेश चलाने के लिए सबको आह्वान दिया था, तब लोग हंसते थे, कहते थे ये क्या लाल किले पर से ये बात कर रहा है। मगर सफाई के साथ में जुड़े हुए विमेन्स प्राइड के इश्यू, एक महिला को सिक्योर फील हो, एक महिला अपने आप को गर्वान्वित समझ सके, उसकी बात भी उन्होंने की थी। और उसका नतीजा पिछले 5-7 सालों में हमें देखने को मिला। आज ज्यादा करके महिलाओं के पास टॉयलेट्स है, उनको सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के शौच नहीं जाना पड़ता, उनको शाम को अंधेरा होते हुए तक राह नहीं देखनी पड़ती। ये विमेन्स प्राइड का सवाल है, और ये उन्होंने किया, उनकी सरकार ने ये करके दिखाया। आज ऐसी कोई बात ज्यादा नहीं हुई, मगर जो बातें हुई है, उन्होंने अपने 9 साल की उपलब्धियां दिखाई। मगर उससे पहले उन्होंने कहा
मणिपुर के बारे में विपक्ष पिछले 15-20 दिनों से लोकसभा का भी पूरा सत्र जाया किया उन्होंने। मगर सबसे बड़ी जरूरत क्या है वहां पर? पॉलिटिक्स बंद हो, वहां शांति हो सबसे पहले। और उन्होंने आज यही बात कही फिर से जो उन्होंने लोकसभा में कही थी। उन्होंने कहा मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के लिए शांति बहुत जरूरी है और ये शांति कैसे स्थापित हो उसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम कर रही है। उससे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर कोई डिटेल में बोलेगा और ये भी स्वतंत्रता दिन के समय पे नहीं हो पाएगा। अगर लोग ऐसा मानते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि 140 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। नरेंद्र भाई ने एक दूसरी बात कही, मैं नरेंद्र भाई बोलता हूं उनको। लोग तो कहते थे ना कि उनका तो कोई परिवार ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, वो अकेले हैं, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। आज उन्होंने 140 करोड़ लोगों का परिवार बना लिया है और ये एक ऐसे राजनेता की निशानी है जो विश्व पर राज करता है। आज अगर देखो आप सही मायनों में तो एवरीबॉडी इज विद हिम। जो बाइडेन गोज एंड सेज, आई वांट योर सिग्नेचर, यू आर वेरी फेमस। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर सेज, यू आर द बॉस। बाकी बचा पापा न्यू गिनी का प्राइम मिनिस्टर, वहां जाते हैं तो उनके पांव पड़ता है। तो ये रिस्पेक्ट जो है ये कमानी पड़ती है। देखिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं आपको समझने की कोशिश कीजिए। और इसीलिए मैंने शुरुआत की, मैंने कहा अमृतकाल के प्रथम स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से जो भारत में होने वाला है ना, वो शुभ होने वाला, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत नजदीक के भविष्य में। ये उसकी निशानी है। हम देख भी रहे हैं वैश्विक प्रवाहों को। जब आप देखो और उसको हमारे नरेंद्र भाई ने आज रेड फोर्ट से क्या कहा उसके साथ में मिला के समझने की कोशिश करो तो समझ में आएगा कि भारत एक विश्व मित्र बन चुका है और कहीं चलते चलते अगले 5 सालों में विश्व मित्र से विश्व गुरु बन जाए तो ताज्जुब होना चाहिए नहीं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो रिफॉर्म्स की प्रक्रिया ये चली है, ब्रिटिश वक्त से चले आ रहे कानून जो बदलने की एक प्रक्रिया चली है, वो प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, जारी रहेगी। और इसीलिए शायद उन्होंने कहा रिफॉर्म्स तो हम कर देंगे, मगर ब्यूरोक्रेसी ने साथ में रह के परफॉर्म किया, तब जाके ये रिफॉर्म्स का असर आपको देखने को मिला और जनता में ट्रांसफॉर्म होने का एक भाव पैदा हुआ। आज के उनके स्पीच का दूसरा गर्भित इशारा जो था कुछ, तो वो अगले 25 साल भारत को अगर विकसित भारत बनाना है तो हमारे देश के परिजनों को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जहां से ये विकास की जो गाड़ी एक पटरी पे चल रही है वो अटक जाए। उन्होंने बात की ना जो तुष्टीकरण की, बहुत ज्यादा नहीं बोले, माफ करना, मगर उनका इशारा कोई राजकीय पक्ष आजकल स्टेट्स के अंदर जो रेवड़ियां बांट रहे हैं ना, उनकी थी। हाँ, वो बात ठीक है कि जब अवसर कुछ और हो तब ये बातें ज्यादा नहीं होती। ये कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं था उनका, देश के प्रधानमंत्री का स्पीच था।
तो उन्होंने बोला कि तुष्टीकरण की नीति अब भारतवासी नहीं स्वीकारेंगे। और आज आप देखो हाल अपने देश के एक राज्य के अंदर जो हो रहा है, प्रचंड बहुमत से जीती हुई सरकार अपने ही भार से टूटने वाली, ऐसी कोई स्थिति पैदा हो गई क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचे। इतना ज्यादा प्रोमिस कर दिया था रेवड़ियों का कि उसमें सब चला गया और डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाया। देखो कहां जाता है। तो इशारा ये था देशवासियों को कि अभी देश के अंदर दो विचारधाराओं का बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। उसमें से आप सही विचारधारा को चुनना, तो आप अमृत काल को सही मायनों में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने के लिए यूज कर सकेंगे, उपयोग कर सकेंगे, सदुपयोग कर सकेंगे। दोस्तों, सिर्फ एक सेंटेंस में कहूंगा, कुछ बनने में सालों लग जाते हैं, मगर टूटने में 2 दिन नहीं लगते। बस इसी बात का ख्याल रखना आप। और आज जैसे कहा कि चलता चलाता कालचक्र, कालचक्र तो चलता ही रहेगा, और अमृत काल में हम आए हैं तो यह चक्र शायद बहुत तेजी से चलेगा। जो आपके सपने हैं, जो मेरे सपने हैं, जो उनके सपने हैं, सबके सपने एक ही है। और सभी सपनों को अपना अपनी उड़ान मिलनी चाहिए। स्वप्न वास्तविकता में परिवर्तित होने चाहिए, और उसके लिए हमें एक वीर चलता है वैसे तीर की तरह चलना पड़ेगा। हमारे युवा आज जहां जहां चल रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, एग्रोनॉमिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, आईटी में आगे बढ़ रहे हैं। यही है हमारी नीति। राह नहीं है, मगर गति वो की वो है। चुनौतियां बहुत है, मगर वो चुनौतियां हमारे सामने हैं और हम सीना तान के खड़े हैं चुनौतियों को भरपाई करने के लिए। दोस्तों, और अंत में उन्होंने वो कहा, जग में बढ़ाओ देश का नाम। आपसे गुजारिश है कि ये जो आज का संभाषण था ना, उनको 2 ही संदर्भ में देखिए आप। एक, देशवासी से हम सब परिजन हुए हैं मित्रों, और दूसरा, हमें आत्मनिर्भर विकसित भारत 2047 में रचित करना है, बनाना है, और उसके लिए जो करना पड़े वो करना है। अस्तु। बस।